हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपिटर प्लस सीपीटी घटना चक्र बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। सिलेबस क्रमांक हमारा जो 6वां है, जिसमें कि हम लोग सामान्य विज्ञान को कवर कर रहे हैं। तो हमने सामान्य भौतिक विज्ञान यानी जो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन को कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रारंभिक जीव विज्ञान को और जंतु विज्ञान को। तो यह वीडियो का थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि जो जीव विज्ञान का पार्ट है, आपको जानते हैं कि जो आपका सामान्य विज्ञान है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम वो जो है आपके जीव विज्ञान के हैं। तो अगर आपके सिलेबस में 5 प्रश्न आने हैं तो मान कर चलिए दो आपके 2 प्रश्न तो कम से कम आपकी जीव विज्ञान जंतु विज्ञान से ही होंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। श्वसन मूल जलोद्भिद एवं लवणोद्भिद दोनों पादपों में पाए जाते हैं। आलू में अच्छियाँ कायिक जनन में मदद करती हैं। किसी पौधे की एक शाखा जिसे कलम कहा जाता है उसको दूसरे पौधे पर लगाया जाता है। वे पादप जो केवल सूर्य प्रकाश में भली भांति विकसित होते हैं उन्हें आतपोद्भिद कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के आधार पर जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर किया जा सकता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं होती है। परागकोश पुष्प का वह भाग होता है जो परागकण पैदा करता है। अधिक पैदावार वाले पौधे संकरण विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। ईंख जो होता है गन्ना, उसके पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित किए जाते हैं। इससे आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। टिश्यू कल्चर द्वारा बिना किसी बीज के फलों को विकसित किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल मुख्य कारक होता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की दृश्य प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। हरे पौधे मुख्यतया लाल नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम रंध्र होता है और पत्तों में असंख्य रंध्र होते हैं। रंध्रों का कार्य वाष्पोत्सर्जन, गैसीय विनिमय होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भागों में सूर्य के प्रकाश और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। जब श्वेत प्रकाश पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तब यह हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तथा केवल हरे रंग को ही परावर्तित होने देती है, जिस कारण हमें पत्तियां जो हैं वह हरी दिखाई पड़ती हैं। पौधों में वृद्धि विशेष कोशिकाओं द्वारा होती है जो विशेष स्थानों पर स्थित होती है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व नाइट्रोजन है। कंपोस्ट का अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण प्रमुख उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ड्रोसेरा एक कीटाहारी पादप है। बीज का अंकुरण बिना प्रकाश के भी संभव है। क्रोकस पौधे के पुष्प में धागे जैसे महीन भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पुष्प का पुरुष मेल हिस्सा पुंकेसर और जो फीमेल हिस्सा है वह स्त्री केसर कहलाता है। पुष्प का पुंकेसर में ही तंतु और परागकोश उपस्थित रहता है। यूट्रिकुलेरिया जो का पौधा नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में उगता है। नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति कीटों के भक्षण द्वारा करने के कारण यूट्रिकुलेरिया को कीटभक्षी पौधा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त जो गैस होती है वह ऑक्सीजन है। पौधे श्वसन की क्रिया में संचित ऊर्जा मुक्त करते हैं।
बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकेल तथा जस्ता पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है तथा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम दीर्घ पोषक तत्व हैं। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना ही उपापचय की क्रिया है। सीसा धातु बड़े शहरों की जो सीसा धातु है यह बड़े शहरों की वायु को अधिक प्रभावित करता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्राप्त ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वह सूर्य होता है, जिसमें केवल 1% से 3% पादपों द्वारा प्रयुक्त होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। सौर ऊर्जा के प्रयोग में प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, जबकि रबर के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि उत्पन्न होते हैं और पेट्रोल के जलने में CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO, SO2 इत्यादि गैसें उत्पन्न होती हैं। चूना पत्थर के ढांचे का निर्माण करने वाला महत्वपूर्ण समुद्री जीव कोरल यानी प्रवाल है, जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को वृक्षवासी कहते हैं। जो जीव जल तथा थल दोनों जगह रहे उसे उभयचर कहते हैं। जो जल में निवास करे उसे जलचर तथा आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। जीवाश्म तथा शैल के आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से मिट्टी, वर्षा और तापमान पर निर्भर करता है। लौंग का वानस्पतिक नाम सीजियम एरोमेटिकम है, जो पौधे के पुष्पकली भाग से प्राप्त होता है। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा बुल्फिया है। इसे सामान्यतः वाटर मील अथवा डकवीड के नाम से जाना जाता है और यह जलीय पौधा है। अफीम के पौधों के फल, आवरण या कैप्सूल से हमें मार्फिन प्राप्त होता है। दालचीनी एक छोटा सदाबहार पेड़ है जो 10 से 50 मीटर ऊंचा होता है 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है और इसकी जो छाल है वह मसाले की तरह प्रयोग होती है। विश्व का सबसे लंबा जो पौधा होता है वह तटीय रेडवुड है। कोनैन को सिनकोना नामक पादप से प्राप्त किया जाता है और इसे पेड़ के तने या शाखाओं की छाल से प्राप्त किया जाता है। कोनैन को मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। बंद गोभी का खाद्य अंश जो होता है वह होता है कायिक कलिका। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग ताज़ा पुष्प समूह होता है। पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ का संग्रह पत्तियों में होता है और यह पत्तियां विटामिन के और विटामिन सी का अच्छा स्रोत हैं। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पान की लता में बनने वाली जड़ आरोही जड़ें, पान की जो लता होती है उसमें जो बनने वाली जड़ें होती हैं वह एक तरह से आरोही जड़ें होती हैं, यानी ऊपर क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं। अपस्थानिक जड़ें पर्व संधियों से निकलकर किसी आधार से चिपक जाती हैं और पौधों को ऊपर जोड़ने में मदद करती हैं। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल तथा खनिज लवण पराशरण की क्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है। मूल रोम पौधों की जड़ों में पाया जाता है। मूल रोम पेड़ पौधों की जड़ों के बाह्य त्वचा ऊतकों से निकलते हैं। बांस एक अत्यंत उपयोगी घास है और यह घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार होता है। टमाटर, लाल मिर्च और तरबूज में गहरा जो लाल रंग है वह लाइकोपीन के कारण होता है, जो कि एक कैरोटीनाइड है। क्रिस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक यंत्र है। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार 20वीं शताब्दी में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। साइक्रीन एक कृत्रिम मीठा पदार्थ है। उसमें साइक्रीन जो है वह एक कृत्रिम मीठा पदार्थ है जिसमें उपस्थित मुख्य जो पदार्थ हैं वह है बेंजोइक
सल्फाइलिमिन, जिससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। निकोटीन तंबाकू से, थीन व कैफीन चाय की पत्तियों से, और कैफीन कॉफ़ी व चाय से तथा पिपेरिन काली मिर्च से प्राप्त किया जाता है। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली द्विपद है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। लाख का श्रावण सुर्ख रंग की मादा कीट लैसिफर लक्का करती है। पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है और प्रमुख रूप से डी ग्लूकोज या डेक्सट्रोज होता है। तो याद रखना, जो पका हुआ अंगूर होता है ग्लूकोज होता है वो, और प्रमुख रूप से डी ग्लूकोज या डेक्सट्रोज होता है। ठीक है, यह एक मोनोसैकेराइड शुगर है जिससे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ग्लूकोज में क्या हो, पके हुए अंगूर तरह एक ग्लूकोज होता है पके हुए अंगूर में, और उसमें जो प्रमुख रूप से है वह डी ग्लूकोज या डेक्सट्रोज होता है। ठीक है, जो कि एक तरह का जो है वो मोनोसैकेराइड शुगर है जिससे ऊर्जा मिलती है। फ्रक्टोज को फल शर्करा कहा जाता है। प्रायः मीठे फलों में फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है, जो मीठे स्वाद का मुख्य कारण होता है। तो फलों का जो मीठा होने का कारण है वो क्या है, फ्रक्टोज होने की जो मात्रा है उससे। ठीक है, लिवर सिरोसिस यकृत की सबसे गंभीर बीमारी है। लिवर सिरोसिस में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण होता है। शराब का अत्यधिक सेवन लिवर सिरोसिस का मुख्य कारण है। तो याद रखना, अत्यधिक जो सेवन है उससे क्या होता है, शराब के अत्यधिक सेवन से, तो लिवर सिरोसिस। ठीक है, चाय में कैफीन नामक एक महत्वपूर्ण उद्दीपक पाया जाता है जो व्यक्ति को तरोताज़ा रखने में मददगार होता है। वर्मी कंपोस्टिंग कृमि द्वारा की जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कृमि के द्वारा जैव खाद बनाई जाती है। एक जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्मजीवों से युक्त पदार्थ होता है। जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा पोषक तत्वों का संयोजन करता है। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवाल प्रमुख जैव उर्वरक हैं। मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से खाद्य मिट्टी या ह्यूमस कहा जाता है और कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक है। मशरूम की खेती आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होने की अतिरिक्त बायोगैस उत्पादन, कृषि अपशिष्ट की पुनः चक्रण तथा कैंसर के निवारण में उपयोगी होती है। रबर से राल को अलग करने के लिए एसीटोन रसायन का उपयोग किया जाता है। तुलसी के पौधों का सभी भाग औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तुलसी के सभी जो भाग होते हैं, ठीक है, ये नहीं उसका डंठल है तो उसको यूज नहीं करेंगे, केवल उसका तना या पत्ता ही यूज करेंगे। तो उसके जो तुलसी के सभी भाग जो है औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा यह शाक हर्ब की यानी हर्बल की श्रेणी में आता है। तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। शाकीय भारतीय डॉक्टर। कोयला एक जैव शैल है। यह जानवरों के मलबे व पेड़ पौधों की जमीन में दब जाने से हजारों साल बाद बनता है। कार्बोहाइड्रेट किण्वन में खमीर यानी ईस्ट का उपयोग होने से के कारण यह अल्कोहल में उद्योग में प्रयुक्त होता है। दांत कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है। विनाइट्रीकरण प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है। नाइट्रेटस का नाइट्रोजन गैस में विघटन विनाइट्रीकरण कहलाता है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में करने से पौधों में फास्फोरस की जो कमी है वह दूर की जा सकती है। बीज के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, नमी एवं उपयुक्त तापक्रम का होना आवश्यक होता है। मूंगफली पौधों के फल भूमि की सतह के नीचे पाए जाते हैं। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण विकास वलय यानी ग्रोथ रिंग के आधार पर किया जाता है। पौधों में रस आरोहण
जाइलम के माध्यम से होता है। गेहूँ झकड़ा यानी रेशेदार जड़ वाला पौधा होता है। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुँचने का कारण केशुकत्व होता है। अदरक जो है वह रूपांतरित तना होता है और अदरक भूमिगत खाद्य तना है, ठीक है, तो ज़मीन के अंदर। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। हल्दी किससे प्राप्त होता है? पौधों के तने से। समुद्री शैवाल में आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मसालों की सौरभ और सुवास इसमें उपस्थित एरोमेटिक एमिनो अम्लों के कारण होती है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है। अल्फाल्फा फेबिएसी कुल का एक पुष्पीय पादप है। एशिया में यह ल्यूसन घास के नाम से जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल रंग दिखाई देता है। हरे प्रकाश में लाल रंग जो लाल गुलाब है वह काला दिखाई देगा, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश के कारण जो गुलाब है इसका रंग लाल दिखाई देता है। अगर इस पर हरा प्रकाश डाला जाए तो यह जो है काला दिखाई देगा जो लाल गुलाब है, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं आप जो है जीव विज्ञान से संबंधित तथ्य देखिए। अब जंतु विज्ञान से संबंधित तथ्यों को हम लोग कवर करेंगे। प्रोटीन की रचना 20 अमीनो अम्लों के संयोग से होती है। प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक थे कुहने ने की थी। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है और यह यकृत में बनता है। पित्त जिसका पीएच मान 7.6 से लेकर के 8.6 तक होता है जो क्षारीय है, ठीक है। यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें जल की अधिक मात्रा होती है। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग 5 से 6% होती है जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लार जो है वो हल्की अम्लीय होती है जिसका पीएच मान 6.8। लार खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करती है। मुख तथा दांतों को साफ रखती है। अन्न में स्टार्च की जो है प्रचुर मात्रा होती है। जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायक होता है। तो याद रखना दूध के पाचक में जो सहायक एंजाइम है वो कौन सा है? तो यह है रेनिन नामक एंजाइम। रेनिन दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम होता है। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण उसका जो रंग है वह हल्का पीला दिखाई देता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है वह प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वह यकृत है। यकृत का प्रमुख जो कार्य है पित्त का श्रवण, अमीनो अम्लों का डिमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों से विषहरण और विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि यकृत के प्रमुख कार्य होते हैं। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फास्फेट है। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा फैट है। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है और विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायता करता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं
नाइट्रोजन से बना होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण जल की कमी के कारण होता है। चावल, सेब, संतरा तथा दालों में प्रोटीन की जो मात्रा है वह सबसे अधिक होती है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चौवर्णक दंत पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस जिगर का रोग है। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन शरीर में ऊतक निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती हैं। मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी, ठीक है, मक्खन जो है वह तेल में परिक्षिप्त पानी है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का प्रमुख जो स्रोत है वह दूध है, ईस्ट है, अनाज है, मांस है, जिगर, मछली इत्यादि। आयरन की कमी से आरक्तता यानी एनीमिया हो जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन C को क्या कहा जाता है, तो ये है पायरिडॉक्सिन, याद रखना है। विटामिन C का दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। जबकि विटामिन B2 क्या है, तो राइबोफ्लेविन। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। जो प्रातः यानी सुबह की जो धूप होती है वह मानव शरीर में विटामिन D उत्पन्न होता है। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन D उत्पन्न होता है। विटामिन D का रासायनिक जो नाम है वह कैल्सीफेरॉल है और यह वसा में विलीय विटामिन है। विटामिन D कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेटस तथा प्रौढ़ों में जो है वो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेटस का सूखा रोग नामक नाम से जाना जाता है। तो बच्चों में होने वाला जो विटामिन D की कमी से रोग है वह है सूखा रोग, जिसको रिकेटस, ठीक है। जबकि बुढ़ों की अगर बात की जाए यानी प्रौढ़ों में, यानी जो बच्चे नहीं हैं जिनकी ज़्यादा उम्र है, तो उनमें जो विटामिन D की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसको कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन D मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि से जो है वो पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में से 4 वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि वसा में कौन सी विटामिन जो है घुलनशील है, कौन सी नहीं है। तो जो घुलनशील विटामिन है इनको याद रखना, बाकी हो जाएंगे कि वो घुलनशील नहीं है। तो घुलनशील वसा में कौन कौन सी हैं, वो है A, D, E, K तथा 9 जो है वह जल में घुलाशील विटामिन है। तो घुलनशील में B1, B2, B3, B5, B6, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B1 से लेकर B7 तक, ठीक है। और 4 नहीं है, देख रहे हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और 12 और C भी जो क्या है जल में घुलनशील है। और वसा में क्या घुलनशील है, तो A, D, E, K। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। अस्कर्बिक जो रोग है वह विटामिन C के कारण होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक अम्ल है और यह जल में विलीय विटामिन है, यानी जल में घुलनशील, ठीक है। इस सिट्रस, तो सिट्रस फल जो है नींबू, संतरा, मौसमी आदि, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि विटामिन C के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालैमिन है और विटामिन B12 का प्रमुख जो घटक है वह कोबाल्ट है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। गाजर में विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन A की कमी के कारण रतौंधी और जीरोफ्थैलेमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन E का प्रमुख जो स्रोत है तेल, गेहूँ,
अंडों की जर्दी, सोयाबीन इत्यादि। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक है और इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के वसा में घुलनशील होते हैं। साइट्रिक एसिड मुख्यतया साइट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होते हैं। निशांधता दैट इज रतौंधी जो है वह मनुष्यों में विटामिन ई की कमी से होती है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। सागौन दैट इज हरी सब्जियों में सबसे अधिक में पाया जाने वाला जो तत्व होता है आयरन लोहा होता है। सामान्यतः मूत्र जो है वह हल्का जो है वो अम्लीय होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर की सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। सोडियम क्लोराइड की पूर्ति ORR जो पूर्ति है सोडियम क्लोराइड की, इसकी जो पूर्ति है ORS घोल द्वारा की जा सकती है। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को डाईयूरेटिक कहते हैं। मानव में गुर्दे का जो रोग है वो कैडमियम प्रदूषण से होता है, जिसे इटाई रोग भी कहते हैं। स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है। गुर्दे जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का शोधन अपोहन या डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जाता है। वृक्क के काम न करने पर रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने लगते हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जो जांघ में पाई जाती है तथा सबसे जो छोटी हड्डी है स्टीपीड यानी जो कान में होती है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है। मानव शरीर में लगभग 656 मांसपेशियां होती हैं। औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.36 kg होता है। एम्फीबिया यानी उभयचर प्राणी में बहिकंकाल नहीं होता है। स्तनपायी दैट इज मैमल में पसलियों की संख्या अधिक होती है। अकल दाढ़ या तीसरा दाढ़ उन दांतों के नाम है जो आखिर में निकलते हैं। अधिकतर लोगों को 4 अकलदार दांत होते हैं। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर जो पदार्थ होता है वह दंतवल्क एनिमल होता है। कान में 6 हड्डियां होती हैं। सपाट जो अस्थियां हैं वह खोपड़ी में होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है वह जबड़े में होती है। शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं WCB और इनका जो मुख्य कार्य है वह शरीर की रोगों से रक्षा करना। लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती है। यह श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या का 20 से 40% होती है। HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं। विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाता है। लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण रक्त का रंग जो है वह लाल होता है। रक्त में मूत्र अम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर जो है वह यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग यानी एक प्रकार का गठिया रोग होता है जो हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि का जो संबंध है वह रक्तचाप से है। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है जिसका रंग जो है वह लाल होता है।
एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो आपका ओ होता है वह सर्वदाता रक्त समूह है, जबकि यानी सभी में जो है वो सभी को उसको यूज कर सकते हैं, सर्वदाता है। जबकि जो ए बी ब्लड ग्रुप है यह सर्वग्राही है, ठीक है। तो इस कोई भी जो है इसके ए बी जो है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ बी है तो किसी से भी वो अपना ब्लड ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। रक्त को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। मानव का सामान्य जो रक्तदाब है यानी ब्लड प्रेशर होता है वह 80 और 120 मिलीमीटर पारा होता है, जिसमें 80 जो मिलीमीटर पारा है वह डायस्टोलिक और 120 मिलीमीटर पारा सिस्टोलिक होता है, ठीक है। तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक यानी मिनिमम जो होता है 80 वो है आपका डायस्टोलिक और जो 120 है वह है सिस्टोलिक। रक्तदाब को किस यंत्र द्वारा मापते हैं? तो इसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। यदि शरीर में रक्तदाब कम होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन्स निकलता है जो रक्तदाब को बढ़ाता है। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उक्त रक्तचाप के संदर्भ में होता है। यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे इस्कीमिया कहते हैं। रुधिर में हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ तरल व शाल दशा में रहता है। हिपैरिन को एंटीथ्राम्बिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड है। इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य जो स्तर है वह 180 से 200 mg/dl होता है। अगर इसका स्तर 200 mg से ज़्यादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है और इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो 2 भागों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा तो ठीक है, जो रुधिर होता है, जो ब्लड है मानव शरीर का, इसका जो पीएच मान है 7.4 है, जबकि मात्रा जो है वो 5 से 6 लीटर। और इसमें एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो 2 भागों में, यानी जो आपका रुधिर है इसमें जो है प्लाज्मा की जो मात्रा है वह 55% होती है, जबकि रुधिर के जो अणु हैं वह 45%। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन तथा इनकी जो संख्या है वह 54 लाख घन मिलीमीटर होती है। पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हार्वे ने की थी। लसिका कोशिकाएं रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। हृदय शरीर का एक ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहते हैं। रक्त के थप्पे जमने का जो कारण है वह थ्राम्बिन है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि का परावर्तन की सिद्धांत पर कार्य करता है, जो लटका कर घूमते हैं डॉक्टर लोग। आगे चलते हैं। एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग 91 से 92% होती है। शल्य चिकित्सा रक्त प्लाज्मा, ठीक है, यानी जो आपका रक्त है ब्लड ग्रुप, ब्लड जो रुधिर है आपका, उसमें 55% तो क्या है आपकी प्लाज्मा होती है और इस प्लाज्मा में 91 से 92% पानी ही होता है, ठीक है। और जो बचता है ब्लड यानी 55% तो आपका प्लाज्मा हो गया रुधिर का, और बचा 45 जो % है वो जो है रुधिर के अणु होते हैं। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल डी वैकी द्वारा शुरू किया गया था। पेसमेकर दिल की धड़कन को नियमित करने का कार्य करता है। हीमोफीलिया रोग विलंबित रक्त स्कंदन से संबंधित है। प्रतिदिन हमारे हृदय के कपाट लगभग 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं।
रुधिर, जो लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन है, वह अस्थिमज्जा द्वारा होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय के संकुचन एवं शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय सामान्य अवस्था में 70 से 75 बार प्रति मिनट तथा भ्रूण की अवस्था में लगभग 150 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ईसीजी एक प्रकार का चिकित्सकीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुँचने या बिल्कुल भी रक्त न पहुँचने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से सुप्रसिद्ध है। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। यकृत स्तनपायी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। थायराइड हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स निकलता है जिसका काम आधार उपापचयी दर को बढ़ाना है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। इंसुलिन का आविष्कार सर्वप्रथम बेंटिंग और वेस्ट ने वर्ष 1932 ईस्वी में किया था। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन नामक हार्मोन्स निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं और इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन्स भी कहते हैं। नरलिंग हार्मोन्स को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य नरलिंग हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वृद्धिकर हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं। ग्रेव की बीमारी थायराइड की अतिसक्रियता के कारण होती है। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है। स्वेद ग्रंथियाँ स्तनी वर्ग के प्राणियों की त्वचा में पाई जाती हैं। स्वेद ग्रंथियों का मुख्य कार्य तापमान नियंत्रण है। स्त्री का मासिक चक्र 28 दिन का होता है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होता है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें मनुष्य लाल और हरे रंग के अंतर में नहीं कर पाता है। इसको सबसे पहले जो है हार्नर ने खोजा था। यह कुल जनसंख्या की लगभग 8% लोगों में पाया जाता है। इलेक्ट्रोइनसेफलोग्राफी यानी ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, जबकि अभी हम लोग देख करके आए हैं हृदय के लिए जो है वो ईसीजी, ठीक है, जबकि मस्तिष्क के लिए ईईजी। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके मस्तिष्क के ऊतकों का मर जाना होता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटेबुलेरिया है और इसका जो नाभिक भी सबसे बड़ा होता है। नीली व्हेल यानी जो ब्लू व्हेल होती हैं, नीली व्हेल सबसे बड़ा शावक पैदा करती हैं जिसकी जो लंबाई है लगभग 24 फीट तथा वजन 4 टन होता है। व्हेल का गर्भावस्था काल जो है होता लगभग 1 वर्ष का होता है। व्हेल सील एवं चमगादड़ स्तनधारी वर्ग के हैं, जबकि मत्स्य वर्ग एक पृथक वर्ग है। व्हेल एक विशालतम स्तनधारी है। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए आँखों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अकेशरुकी में
नोटोकार्ड अनुपस्थित होता है, जबकि कशेरुकियों में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड उपस्थित होता है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है, पाया जाता है। शुतुरमुर्ग उड़ने में असमर्थ तथा तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी होता है। वर्तमान में 5 सेंटीमीटर आकार की वी हर्मिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी है, जो कि क्यूबा में पाई जाती है। यह एकमात्र ऐसी पक्षी है जो आगे पीछे उड़ सकता है। बत्तख, राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों में परांगुलियों आपस में जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। चमगादड़ कार्डेटेस संघ का प्राणी होता है और इसमें प्राश्रव्य ध्वनि को सुनने की क्षमता होती है। डायनासोर सरीसृप वर्ग का प्राणी था, जो कि ट्राइएसिक समय में पैदा हुए और क्रिटेशियस युग में विलुप्त हो गए। डायनासोर करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि गिबन है। व्हेल एक नियततापी प्राणी है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले आंखों पर पड़ता है। पैंथेरा टाइग्रिस को साधारण भाषा में बाघ कहते हैं। बाघ वर्ष 1972 से भारत की राष्ट्रीय प्राणी के रूप में जाना जाता है। अपघटक वे परपोषी जीव होते हैं। अपघटक यानी जो डिकम्पोजर हैं, वे अपघटक वे परपोषी जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदों पर जीवित रहते हैं। इन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं, जैसे कवक हो गए, बैक्टीरिया, जीवाणु। ठीक है, तो फंगस और बैक्टीरिया सब क्या है? डिकम्पोजर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल लेकर अपने भोजन का निर्माण क्लोरोफिलियम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN की रेड बुक डाटा में दर्ज कराया जाता है। जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक अस्थायी है। जल के भारी धातु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान घरेलू मलजल का है। नील हरित शैवाल एक प्रकार के मुक्तजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीव हैं। पृथ्वी पर जीवाणु और जो कवक हैं, पृथ्वी पर वो अपमार्जक हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणु द्वारा होता है। पारिस्थितिकीय प्रणाली जीव भू रासायनिक प्रणाली है। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 1866 ईस्वी में ग्रेगर जान मेंडल ने दी थी। ग्रेगर जान मेंडल को आनुवांशिकता का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। जीन जीवित प्राणियों की आनुवांशिक इकाई होती है। जीन शब्द की खोज डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री विल्हेम जोहानसेन ने की थी। DNA संरचना का सही मॉडल वाटसन और क्रिक ने वर्ष 1953 में प्रतिपादित किया था। DNA को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इससे व्यक्तियों की पहचान की जाती है। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। मानव के अंगों के अतिरिक्त भाग स्टेम कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता से प्राप्त जीनों की जो संख्या होती है वह समान होती है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज वर्ष 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी और प्रथम जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन का उपयोग कवक यानी फफूंद द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए VCG का जो है वह टीका लगाया जाता है।
पीत ज्वर एक वायरस के संक्रमण से होता है जो एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। फाइलेरिया के लिए बूचेरिया क्या है? बूचेरेरिया बैंक्रोफटाई नामक सूत्र की कृमि उत्तरदायी होता है। फाइलेरिया के कारण लसिका वाहिनी और ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, इसे फाइलेरियोसिस कहते हैं। पोलियो वायरस से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम जोनास साल्क द्वारा किया गया तथा इसका परीक्षण वर्ष 1952 में किया गया। मुख के लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। प्लेग, तो प्लेग जो है एक जीवाणु जनित रोग होता है और प्लेग वो चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू के माध्यम से फैलता है और यह एक संक्रामक रोग होता है। प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहने से यह रोग दूसरों को भी हो जाता है। एड्स एक रेट्रोवायरल रोग है जिससे व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है और एड्स का फुल फॉर्म याद रखना है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की पहचान वर्ष 1981 ईस्वी में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। एड्स समलिंगी और इतर लिंगी यौन संपर्क, रक्ताधान इत्यादि द्वारा फैलता है। दाद की बीमारी ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होती है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक जो क्षमता है उसको विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाती है, पिलाई जाती है अथवा किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं और इस क्रिया को वैक्सीनेशन टीकाकरण कहते हैं। संक्रामक रोग से रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती विधि माना जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है और इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टिटेनस, तो टिटेनस जो है वह क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा प्रसारित होता है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु डीपीटी का जो है टीकाकरण लगाया जाता है। रोहिणी जीवाणु द्वारा फैलता है जो कि गलघोंटू या डिप्थीरिया कहते हैं। रोहिणी गले की एक बीमारी है जबकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस के द्वारा फैलता है जिसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड रोग नामक जो है वह उत्पन्न होता है। रोग टाइफाइड रोग कैसे उत्पन्न होता है, किस बैक्टीरिया के द्वारा? तो इस बैक्टीरिया का नाम, जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। पीलिया यकृत का एक रोग है। पीलिया रोग में रुधिर में पित्त रंजक की मात्रा बढ़ जाने से स्लेमिस्मिक झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से होता है मलेरिया रोग। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनफ्लूएंजा मच्छर है। जुकाम एक वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है जो वायरस से फैलता है। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है और यह परजीवी नहीं है। यह मनुष्यों में हैजा, मियादी बुखार, क्षय, अतिसार, प्रमेह, संग्रहणी, कोढ़ इत्यादि घातक बीमारियों को फैलाता है। फीता कृमि भेड़ की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है। क्लोरोक्विन नामक दवा मलेरिया के उपचार में प्रयोग में लाई जाती है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स विषाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। एड्स वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। संदूषित खाद्य पदार्थों के कारण फैलने वाला रोग आंत्र ज्वर है जो मक्खियों द्वारा फैलता है। एथलीट्स फुट रोग का जो कारक है वह है कवक फंगस होता है।
भूजल पेयजल का बेहतर जो स्रोत है, भूजल जो है वो पेयजल का बेहतर स्रोत है, क्योंकि इसमें आर्सेनिक की जो मात्रा है वह कम होती है। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है तथा इसमें पेप्टाइड मेलिटिन उपस्थित होता है। मधुमेह रोग को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। रिंडरपेस्ट रोग को पशुओं का महामारी रोग कहा जाता है। रिंडरपेस्ट एक प्रकार की विषाणु वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। यह फटे हुए खुर वाले पशु जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और जुगाली करने वाले दूसरे पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम केराटिन होता है। मरीचिका जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की फलस्वरूप उत्पन्न होती है, एक प्रकार की दृष्टि भ्रम है। ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने किया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो जीव विज्ञान का टॉपिक रहा, इसी के साथ हम लोग टू द पॉइंट कवर किए हैं। तो अगला हमारा जो सिलेबस क्रमांक होगा वह होगा सिलेबस क्रमांक 12, जिसमें कि हम जीके के पार्ट को कवर करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में जो है वह 15 नंबर का पूछा जाना है। समझ रहे हैं आप कितने नंबर का? 15, क्योंकि हम लोगों ने लगभग जीके और जीएस को जब तक कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि हमने शुरुआती जो आपके पाठ्यक्रम रहे इतिहास, भूगोल और जीव विज्ञान, ये सब साइंस वगैरह हम लोगों ने भारतीय संविधान इसको कवर किया। अब जो इसी के साथ हम लोगों लगे हाथ जो है वो जीके का जो पार्ट आपका सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस है, उसको भी कवर करना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग फिर जो आपकी हिंदी, इंग्लिश बचेंगे और थोड़ा न्यूमेरिकल, उसको भी कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।